हाँ जी स्टूडेंट्स, तो कैसी चल रही है आप सभी की बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी? अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो, तो आपके प्री बोर्ड्स ऑनगोइंग होंगे एंड बोर्ड्स का आपको इंतज़ार होगा। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स के नज़दीक है। इस वीडियो में बच्चों मैं आपको कुछ टिप्स और कह सकते हैं ट्रिक्स बताने वाली हूँ, जिससे आपका एक बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है आपके हर सब्जेक्ट में बोर्ड एग्जाम्स में। चाहे आप 10वीं के बच्चे हो, चाहे आप 12वीं के बच्चे हो, अगर ये वीडियो टिल द एंड देखोगे तो आपको जरूर समझ में आएगी दैट टू हैव गुड स्कोर इन योर बोर्ड एग्जाम्स आप क्या क्या चीज फॉलो कर सकते हो। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। पहला टिप, रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। बेटा हमारे दिमाग में ना वो 3 घंटे का जब हमारा एग्जाम होता है तो हम बहुत पजल्ड होते हैं। हम वो फर्स्ट पेज को स्किप कर जाते हैं। अपना नाम लिखा, तुम लोगों ने क्लास लिखी और क्लास लिखा और अपना आंसर्स लिखना शुरू कर दिए। तो ऐसा नहीं करेंगे। आपके फर्स्ट पेपर पे सारे इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं कि आपको कैसे थ्रू आउट 3 आवर्स स्पेंड करने हैं, कौन कौन से कितने क्वेश्चंस को आंसर करनी है, कौन से क्वेश्चन को आंसर करनी है, कहाँ पे चॉइस है, पेन यूज करना है, पेंसिल यूज करनी है। सारी इंफॉर्मेशन, सारी इंस्ट्रक्शंस आपके पहले पन्ने पे दी होती है क्वेश्चन पेपर में। तो इसको हम बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शन को रीड करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों ये पहला टिप है कि आप किसी चीज से वंचित ना रहे, हर इंस्ट्रक्शंस केयरफुली पढ़ें। चलिए आगे बात करते हैं, मैनेज योर टाइम। अब कुछ बच्चों की आदत होती है कि स्टार्टिंग के क्वेश्चंस को बहुत लंबा लंबा लिखते हैं, आधा आधा पेज भर देते हैं, अच्छी अच्छी लाइंस डाल देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना। देखो हमेशा याद रखो, डिपेंडिंग ऑन द मार्क ऑफ अ क्वेश्चन, कि क्वेश्चन कितने नंबर का है उसके हिसाब से आंसर करो। तुम क्या कर रहे हो कि जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन है एनर्जेटिक हो, अभी हम थके नहीं है, अभी हम एग्जाम देने बैठे हैं तो हम भर भर के लिख रहे हैं। बच्चों ऐसे नहीं करना। हमें क्या करना है, जितना मार्क का क्वेश्चन है उतना आप आंसर लिखो। इससे क्या होगा ना, आप जब लास्ट के टाइम रह जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन रह जाओगे, तो उन क्वेश्चंस के लिए भी उतने ही एनर्जेटिक होगे और उसी एंथुसियाज्म से उन क्वेश्चंस को भी आंसर करोगे, तो आपका आंसर अच्छा लिखा जाएगा और आपका टाइम मैनेज हो पाएगा। आपका क्वेश्चन पेपर जल्दी हो जाएगा और इससे क्या होगा, आपको रिवीजन का भी टाइम मिल जाएगा। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही हम ऐसा पेस रख के चलेंगे कि हमारा विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम हम सारे आंसर्स लिख सकें, प्लस हमको रिवीजन का भी टाइम मिल सके। तो ये पहले क्वेश्चन से दिमाग में होगा दैट वी हैव टू मैनेज आवर टाइम अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, आंसर क्लियरली एंड कंसाइजली। तो मैं आपको वही बात बोल रही हूँ, सेम चीज है, टाइम को मैनेज करो। टाइम मैनेज कैसे होगा, जब तुमको जो पूछा गया है उसका आंसर लिखोगे। कभी कभी हमें लगता है ना कि हम इस क्वेश्चन को भर भर के लिख दें, इस क्वेश्चन का आंसर एक्स्ट्रा लिख दें, या जो बात पूछी नहीं है वो भी डाल दें। तो बेटा इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। आपका जो चेक कर रहा है कॉपी बंदा, उसको सिर्फ उस क्वेश्चन का आंसर चाहिए जो आपको पूछा गया है। आप अगर एक्सेस में लिखे आओगे, आपकी गलतियां ज्यादा होने की चांसेस हैं। तो उन गलतियों को अवॉइड करने के लिए बिल्कुल क्लियरली एंड कंसाइजली अपना आंसर लिखो जो आपसे पूछा गया है। फालतू बात, फालतू बकवास हमें नहीं डालनी आंसर में। वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी एंड आपका वो गलती होने का चांस भी उसमें मैक्सिमम है। तो जो पूछा गया है बिल्कुल क्लियरली कंसाइजली उसी का आंसर दीजिए। ठीक है, यूज प्रॉपर टर्मिनोलॉजी। अब देखो यहाँ पे अगर बायो की मैं बात करूं, बायो में कुछ टर्म्स होते हैं, अगर हम उन टर्म्स को आंसर में मिस कर दें तो बात बहुत खराब हो जाती है, नंबर जरूर कटेंगे तुम्हारा, आधा एक नंबर। दो तुमने आंसर बिल्कुल सही लिखा है, सब्जेक्टिव आंसर ठीक लिखा है, लेकिन अगर तुम प्रॉपर टर्म्स लिख के नहीं आओगे डेफिनेटली मार्क्स तुम्हारे कटेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमसे वायरस पे कोई क्वेश्चन है और तुमने वायरस उस अपने आंसर में नहीं डाला है, डेफिनेटली मार्क्स कटेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10वीं 12वीं की बात करें तो कुछ टर्म्स है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में, तुम्हारा पर्टिकुलर टर्म्स है प्रोमोटर, टर्मिनेटर। तो अगर तुम ट्रांसक्रिप्शन एक्सप्रेस कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, तो ये वर्ड जरूर इंक्लूड होना चाहिए। प्रोमोटर कौन से एंड पे अटैच होता है, टर्मिनेटर कौन से एंड पे अटैच होता है, ये आपको लिखना है। 10वीं की बात कर लूं, अगर अब तुम 10वीं की बात करोगे तो तुम्हारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस, उसमें भी बहुत कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो आपको स्पेसिफाई करने हैं आंसर में, अगर आपको प्रॉपर एंड फुल मार्क्स चाहिए। तो टर्मिनोलॉजी
बायोलॉजी पे ध्यान देंगे। केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में इक्वेशंस आप जरूर डालें अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। मैथ्स में हम यूनिट्स मिस कर देते हैं, तो मैथ्स में एट द एंड हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं शुरू से, लेकिन हमने क्या किया, लास्ट में आके हम आंसर के साथ यूनिट लगाना भूल गए। यूनिट नहीं लगाई मतलब हाफ मार्क्स कट, है ना। लास्ट में आके हमने कैलकुलेशन एरर कर दी, माइनस को प्लस कर दिया, प्लस को माइनस कर दिया, फ्रैक्शन में नहीं लिखा हमने। तो ये सारी चीजें जो है आपको बहुत ध्यान रखनी है। इन दी एंड बहुत ही कूलली कामली उसको देखते हुए कि हम सारा पेपर बिल्कुल सही से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, विद करेक्ट टर्मिनोलॉजी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं लेबल डायग्राम्स प्रॉपरली। अब देखो केमिस्ट्री में भी डायग्राम्स हैं, फिजिक्स में फॉर्मूलाज हैं, बायो में तो डायग्राम के बगैर बात ही नहीं होती बच्चों। अगर तुम डायग्राम बना रहे हो, थ्योरेटिकली तुमने कम लिखा है, डेफिनेटली मार्क्स मिलने के 100% चांसेस हैं। तो डायग्राम को मिस नहीं करना, डायग्राम को पहले प्रॉपर बनाना है और फिर हमें उसे बहुत ही नीटली लेबल करना है। कुछ बच्चे होते हैं कि डायग्राम पेन से ही बना के आ जाते हैं, वेरी बैड स्ट्रेटेजी। डायग्राम्स या इस टाइप का तुम्हें फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इक्वेशंस लिखनी है तो हमेशा कोशिश करो पेंसिल यूज करो। उससे क्या होता है, बहुत ही क्लैरिटी होती है। डायग्राम्स को हमेशा पेंसिल से बनाओगे, कहीं गलत हो गया रब करके दोबारा से बना दो। पेन से बनाओगे तो ये तुम्हारे पास चांस नहीं होगा, फिर गलत का तुम कट करोगे, नेक्स्ट बनाओगे, तो दिस इज वेरी बैड स्ट्रैटेजी। हम कोशिश करेंगे हम नीटली शुरू से ही रखें, तो डायग्राम्स को जरूर बनाओ, इससे आपको पूरा चांसेस है मार्क्स को आप गेन कर पाओगे। ठीक है, आंसर इन सीक्वेंस। अब ये मैं बहुत देखी हूँ, क्लास में भी मैं बहुत देखी हूँ ये बात कि भैया हम उल्टे से शुरुआत करते हैं, तुम लास्ट क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हो, वेरी वेरी बैड स्ट्रेटेजी। पहले इरिटेट हो जाएगा तुम्हारी कॉपी देख के जो भी बंदा चेक कर रहा है, तुमने गुस्सा कर दिया उसको, तुम्हारे मार्क्स पहले ही कम हो गए। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से चलेंगे, सीक्वेंस में आंसर करेंगे। मान लो तुम्हें पहला क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन किया, तीसरा क्वेश्चन किया, चौथा तुमको नहीं आता, तो ये नहीं है तुम उसको बाद में करोगे कंक्लूजन देके, इट इज अ वेरी बैड स्ट्रेटेजी बच्चों। तीसरे के बाद आप चौथे के लिए स्पेस छोड़ दो, फोर्थ क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ दो, अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन, लेकिन उस फोर्थ क्वेश्चन को लास्ट में या कहीं बीच में नहीं डालेंगे। इससे क्या होता है ना कि हो सकता है आपका फोर्थ क्वेश्चन नजर ही नहीं आए, जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं नजर नहीं आएगा, आपके मार्क्स गए। प्लस अगर आप कंक्लूड करके उसको लास्ट में डाल रहे हो, दैट इज ऑल्सो बैड स्ट्रेटेजी। हमको हमेशा आंसर्स को सीक्वेंस में करना है, बिल्कुल नंबरिंग नहीं बदलनी। कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश और एनी अदर सब्जेक्ट, हमेशा क्वेश्चंस को सीक्वेंस में अटेम्प्ट करो। इससे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं गुड स्कोर के बच्चों। बहुत बच्चों की आदत होती है नंबरिंग को बहुत ही पजल्ड और शफल कर देते हैं। डू नॉट डू दिस प्रैक्टिस, आप हमेशा इसमें अपने मार्क्स को लूज करोगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 7th टिप जो मैं आपको बताने वाली हूँ, फॉलो वर्ड लिमिट्स। अब देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट बात होती है, जैसे कई बारी तुम देखते हो ना, तुम्हारे इंग्लिश में स्पेशली तुमको राइटर लिखना है, आई मीन लेटर लिखना है ना, एस्से राइटिंग लिखनी है, तो एक तुम्हारा वर्ड लिमिट होती है बच्चों कि आप लेटर लिखिए एमएलए को 120 वर्ड्स में। ये मैंने एक एग्जाम्पल डाला है, तो यहाँ पे ना तुम्हें ये याद रखना है कि आप जितना वर्ड्स का पूछा गया है उतना ही वर्ड्स में लिखो। एक आधा वर्ड तो इधर उधर चल जाएगा, लेकिन आप सोचो नहीं इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम इसको एक्सटेंड कर दें या बहुत कम में लिख दें, डेफिनेटली यू विल लूज योर मार्क्स। तो हमें ऐसा नहीं करना, जितना वर्ड लिमिट आपसे पूछा गया है, कहा गया है, उतने में ही आप अपना आंसर को कवर करते हुए सारी बात लिखिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। The 8th trick which I want you to do, review your answer। देखो दो तुम बाद में रिवाइज तो करोगे, ये तो हर बच्चे की आदत होती है। अगर तुमने अपने टाइम को मैनेज सही से किया, क्लियरली एंड कंसाइजली आंसर्स लिखे, तो तुम्हारे पास इनफ एम्पल टाइम होगा तुम रिवाइज कर सको। लेकिन क्या होता है ना, कुछ लैंग्वेज के जो पेपर्स होते हैं, जैसे कि हिंदी इंग्लिश की बात करें, तुम जब पूरा फ्रेम कर रहे हो अपने आंसर को, उसी वक्त उस आंसर को रीड करो, क्या तुमने लैंग्वेज सही लिखी है। या जैसे फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री में हम इक्वेशंस गलत कर जाते हैं, बैलेंसिंग में गलत हो जाती है बात, तो उसी वक्त चेक करो, इमीडिएटली राइटिंग द आंसर कि क्या हमने सही लिखा है उस बात को। तो डायग्राम, अब जैसे बायो की बात करें, डायग्राम्स पे ध्यान दो, क्या हमने उस क्वेश्चन का डायग्राम बनाया है। तो ये चीज उसी वक्त जब आप आंसर लिख रहे हो एकदम से चेक करो कि हमने ये बात ठीक लिखी है। तो ये कभी कभी वो चीज मिस हो जाती है हमसे, और तुम्हें लगता है कि तुम वो चीज लिख चुके हो या डायग्राम बना चुके हो, बस तो फिर मार्क्स गए, समझ लो।
तो इसलिए हम उसी वक्त उस आंसर को रिव्यू करेंगे, फिर लास्ट में हम पेपर को ऐसे मैनेज करेंगे टाइम को कि हमारे पास 15 से 20 मिनट हमें मिल जाए कि हम पूरा पेपर अच्छे से रिवाइज करें, उसके सीक्वेंस को रिवाइज करें। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं। और मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ कि आप ऐसा करिए टू हैव गुड स्कोर, जिससे, और बेटा आपका 10वीं और 12वीं का स्कोर बहुत मैटर करता है, आप जानते होंगे अच्छे से बात। अगर आप नीट और जेई के एस्पिरेंट हो तो 12 की परसेंटेज के बेसिस पे आपको अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिलेगी। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि 12वीं की परसेंटेज से फर्क नहीं पड़ता, या 10वीं की मार्कशीट आपके हर जगह लगेगी। आप किसी भी कॉम्पिटिशन में जाओगे तो 10वीं 12वीं का मार्कशीट इज अ वेरी क्रूशियल थिंग। सो दैट इज व्हाई एक्चुअली आई एम मेकिंग दिस वीडियो। ये एक अच्छा स्कोर करने के लिए आप क्या क्या टिप्स फॉलो करो और एक अच्छा सा बढ़िया सा स्कोर लेके आओ, आपकी मार्कशीट आपके हाथ में आए तो यू विल बी प्राउड योरसेल्फ कि आपने अच्छा काम किया है और आप अच्छी जगह पहुंच सकते हो। यूज हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। देखो कोई भी क्वेश्चन तुमसे पूछा है, जैसे तुमसे पूछा है, मैं बात करती हूँ 12th क्लास की आपके जेनेटिक्स वाले टॉपिक्स की, तो उसमें मान लो आपसे पूछा है डाई हाइब्रिड क्रॉस पूछा है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस आपने सबसे पहले मेंशन किया। फिर आपने ये बताया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अगर पूछा है तो आपने वो भी बात दी सब हेडिंग में। कहने का मतलब है एक हेडिंग होनी चाहिए आंसर की और उसकी सब हेडिंग प्रॉपरली बिल्कुल होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो आपकी राइटिंग सेक्शन में हेडिंग्स सब हेडिंग्स बहुत जरूरी होती हैं। से जितना भी लैंग्वेज का पेपर होता है, इंग्लिश, हिंदी एंड एनी अदर लैंग्वेज, उसमें हेडिंग सब हेडिंग बच्चों बहुत जरूरी होती है। टीचर ना आधी बात तो जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है बंदा, वो आधी बात तो अच्छे से समझ जाता है जब हेडिंग सब हेडिंग प्रॉपर लिखते हो कि बंदे की बात सही पकड़ा है, उसने सही समझ रहा है कि हमें इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक अच्छा स्कोर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं आंसर्स ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन। अब यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं। तुम्हारा जो बड़े वाले क्वेश्चंस होते हैं, लास्ट वाले लॉन्ग आंसर्स, बेटा लॉन्ग आंसर्स होते जरूर 4-5 नंबर के हैं, लेकिन तुमसे पूरा एक क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ लिया या 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ लिया। तुमसे क्या करते हैं, उसके सब पार्ट्स कर देते हैं। एक नंबर का है, एक 2 नंबर का है, एक 2 नंबर का, या फिर एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जल्दी में एक आधा पार्ट स्किप कर जाते हैं, बाद में बहुत रिपेंट करते हैं कि हम क्या ब्लंडर करके आए हैं, है ना। तो बिल्कुल ध्यान से, अगर तुम्हारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्लस चॉइस भी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों चॉइस भी होती है। किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लॉन्ग आंसर्स में सब पार्ट्स में डिवीजन होगा एंड चॉइस भी ज्यादातर क्वेश्चंस में होती है। तो ध्यान से पढ़ेंगे सारे पार्ट्स को कि कितने पार्ट्स है, कितने में चॉइस है और हमें कितनों को आंसर करना है। तो वहां पे स्किपिंग के पूरे चांसेस होते हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़ के सारे क्वेश्चन के सारे पार्ट को हम आंसर करेंगे। ठीक है, शो योर वर्किंग। अब ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। आप ना कहीं पे कुछ गलत किए हो, लेकिन अगर आपका रफ वर्क जो आप अलग से करते हो, मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जो आप फॉर्मूला लगा के अलग से सॉल्व करते हो ना, बच्चे उसे रफ शीट में करके उसे हटा देते हैं। नहीं बच्चों, कभी नहीं करना ऐसी बात। अगर आप कहीं कुछ गलत किए हो, लेकिन आपने जो अपना अलग से रफ वर्क किया है उसमें आप सही किए हो, तो कभी कभी निगाह जो बंदा चेक कर रहा है कॉपी, उस पे चली जाती है और आपके जो गलत किए हो वो चीज इग्नोर करते हुए आपको नंबर मिल जाते हैं। प्लस इससे ये भी पता चलता है आपने कितने एफर्ट मारा किसी भी क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो जितना भी आप एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो, रफ वर्क कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनी अदर सब्जेक्ट, तो वो अपना प्रॉपर दिखाओ। एक साइड में लाइन बना लो, अलग से एक रफ पेपर लो, उसको अटैच कर दो। लेकिन सारी जितनी भी आप एक्स्ट्रा वर्किंग कर रहे हो, रफ वर्क कर रहे हो, उसको आपको जरूर शो करनी है, अपनी आंसर शीट के साथ अटैच करके रखना है। ठीक है बच्चों, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड स्ट्रैटेजी टू हैव गुड स्कोर इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, रिव्यू टर्म्स एंड डेफिनेशंस। अब कभी कभी क्या होता है ना, हम आउट ऑफ द माइंड जाके, या क्योंकि हम बहुत ज्यादा उस वक्त पजल्ड होते हैं, यू नो व्हाट, हम अपना डेफिनेशन हमें लग रहा है कि हमने सही लिखी है, बट कुछ स्किप हो जाती है बात। तो हम क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखी, तुरंत हमने हैंड टू हैंड एक बार उसको रीड कर लिया। तो उसी वक्त अगर आप टर्म्स, डेफिनेशन को रिव्यू करते हो हैंड टू हैंड, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है गुड स्कोर के लिए। ठीक है, अंडरलाइन और हाईलाइट की पॉइंट्स। बेटा ये वाली बात तो ना आप ये समझो कि अगर आप जो बंदा चेक कर रहा है उसके पास टाइम नहीं है, आपकी कॉपी के लिए कम टाइम बचा है, तो अगर तुम हाईलाइट करके आए हो
पॉइंट्स को, की पॉइंट्स को, और उसने पढ़ लिए, तुम्हें नंबर मिल गए, अंदर पढ़ेगा ही नहीं बंदा बात तुमने क्या लिखी है। ये तो बहुत ही, एक मैं अपने क्लास में स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ, बच्चा एक हम नॉर्मल रेगुलर टेस्ट भी लेते हैं ना क्लास में, तो भी मैं ये बात बार बार बोलती हूँ कि तुम जितना भी आंसर्स लिखे हो, तुम्हारे जो की पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट करो, उसको अंडरलाइन करो, क्योंकि उससे क्या होता है ना, आप टीचर को पहले ही समझा दिए कि आप क्या लिखना चाह रहे हो, तो आपको पहले ही नंबर मिल जाएंगे, अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसको हाईलाइट करो अच्छे से, ये बहुत ही स्पेशल पॉइंट है बच्चों, कीप इट इन माइंड दिस पॉइंट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं राइट अ कंक्लूजन। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कंक्लूजन डिमांड करते हैं, विदाउट कंक्लूजन मार्क्स कटने का पूरा डर है। जैसे इंग्लिश में एसे राइटिंग हो गई, लेटर राइटिंग हो गई, या कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें भी कंक्लूजन लिखना जरूरी होता है अगर रिक्वायर्ड है तो। अगर रिक्वायर्ड है तो कंक्लूड करके ही अपने आंसर को फिनिश करो, अदरवाइज मार्क्स कटने के पूरे चांसेस। ठीक है, बी नीट एंड लेजिबल। अब ये पॉइंट तो बहुत ही वैलिड है, मैं देखती हूँ बच्चे इतना रफ वर्क तो करो, इतना कट्टा पिटी ओवर डू करते हैं क्लास में, हम देखते हैं शीट्स बच्चों की, तो बेटा ये बोर्ड एग्जाम है, ऐसा नहीं चलने वाला है। यहाँ पे तुम्हें अपनी बात बहुत ही साफ सुथरी तरीके से लिखनी है और बतानी है और अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना है। तो बहुत ही साफ सुथरी तरीके से हर लाइन को प्रॉपरली, दूर दूर वर्ड लिखो। अभी तभी दूर मत लिख देना कि तुम्हें लगे कि आंसर बड़ा करने के चक्कर में तुमने लाइन स्पेसिंग कर दी या दूर लिख दिए वर्ड को, ऐसे नहीं करना। लेकिन हाँ, नीटली और बिल्कुल लेजिबल तरीके से, अच्छी तरीके से लिखना कि तुम्हारी हर बात समझ आए। ठीक है, स्टे काम, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अच्छा स्कोर के लिए, अच्छा पेपर के लिए और आपके सही आंसर्स के लिए। तो आप थ्रू आउट द टाइम, 3 घंटा जितना देर भी आप बैठेंगे, फ्रॉम द फर्स्ट मिनट टिल द एंड, अपने आप को कूल एंड काम रखेंगे दैट आई एम द बेस्ट आई कैन डू, आई एम द बेस्ट आई कैन डू, आई नो ऑल द आंसर्स, व्हाट आई जस्ट हैव टू डू, रीड द क्वेश्चंस, गिव द आंसर। तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ और मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बात हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थ्रू आउट 3 आवर्स आप बिल्कुल स्टे काम रहिए। अरे करना ही क्या है, तुम जो साल भर पढ़े हो वही तुमसे पूछा जा रहा है, उसके आंसर्स तुम लिख के दे दो, दैट विल बी बोन फॉर यू, और फिर देखो तुम्हारा रिजल्ट, यू विल बी ऑन द टॉप। ठीक आ रही है, ठीक बात समझ आ रही है आप सबको? तो बेटा ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली थी। आई गेस तुम लोग को समझ आई होगी बात। इन सारी ट्रिक्स को फॉलो करते हुए इस बारी बोर्ड एग्जामिनेशन दो और फिर मुझे जरूर चैट बॉक्स में लिख के बताना कि आर दीज पॉइंट्स हेल्पफुल टू यू, आपका स्कोर इसमें इंक्रीज हुआ क्या, मैं इस तरीके की और वीडियोस बनाऊं आपके लिए। बेटा ये मैं आई एम टेलिंग यू, अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हो, डेफिनेटली तुम जो 2-3 नंबर मिस कर देते हो, 3-4 नंबर रह जाते हैं ना, वो नंबर तुम्हारे लिए बिल्कुल एडिशनल नंबर्स होंगे, ये समझ लेना, और वो नंबर की वजह से ही तुम्हारी परसेंटेज में इंक्रीमेंट हो। आई गेस तुम्हें ये बात समझ आई होगी कि कैसे हमें इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए अच्छा स्कोर गेन करना है बोर्ड एग्जामिनेशन में। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड टू ऑल माय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th and 12th who are looking for board examination. Thank you all. Stay tuned.